Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 29th lecture on Algebra. The course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComSats Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our 29th lecture and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. In the last lecture, well, we did a few things, but the main thing was the Calais theorem. लास्ट लेक्चर में आपको आइडिया है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें की थी. होमोमॉर्फिज्म के कुछ थ्योरम्स किए थे. फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म किया था, फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम किया था और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हमने की थी. लेकिन जो मेन रिज़ल्ट था, जो हमारे लास्ट लेक्चर में फोकस था, वो था कैलेस थ्योरम. कैलेस थ्योरम क्या था? हमने अपनी ग्रुप थ्योरी जितनी भी हमने पढ़ी इस पूरे सेमेस्टर के दौरान, इस पूरे कोर्स के दौरान, उस सब को हमने एक स्टेटमेंट में कवर किया. वो स्टेटमेंट क्या थी? वो स्टेटमेंट कैलेस थ्योरम थी. ये बहुत इम्प्रेसिव थ्योरम है. ये थ्योरम क्या कहता है? एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक to a group of permutations. ठीक है, ये हमारा कैलेस थ्योरम. इसकी स्टेटमेंट लास्ट टाइम भी आपने देखी थी. हमने एक से ज़्यादा बार लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर दोबारा इसके बारे में कुछ वर्ड्स कह देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि इससे ज़्यादा प्रिसाइज शायद स्टेटमेंट इसके बारे में नहीं दी जा सकती कि हमने इस पूरे सेमेस्टर में जितनी भी ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, ये जितनी भी ग्रुप थ्योरी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, वो सारी की सारी ग्रुप थ्योरी इस एक स्टेटमेंट के अंदर आ जाती है. ये स्टेटमेंट क्या है कि जो भी आपके पास ग्रुप होगा, एवरी ग्रुप, जो भी ग्रुप है आपके पास, इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परमुटेशंस. ठीक है, जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने स्टार्ट किया. हमने सेट से स्टार्ट किया, इंटीजर्स के सेट से. फिर हमने रैशनल नंबर्स की बात की. इसके बाद हमने रियल नंबर्स की बात की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थोड़ी सी बात की. फिर हमने नंबर सेट से हट के ग्रुप्स की बात करना शुरू की. हमने कहा कि हमारे पास कुछ फाइनाइट ग्रुप्स भी होते हैं. ऑर्डर 1 का ग्रुप होता है, ऑर्डर 2 के, ऑर्डर 3 के ग्रुप्स होते हैं, ऑर्डर 4 के ग्रुप्स होते हैं. फिर हमने Zn की बात की, मैट्रिसेस ग्रुप्स की बात की. फिर हमने कहा और एग्जांपल्स भी हैं ग्रुप्स की, जैसे हमने परमुटेशन ग्रुप्स की फिर बात की. और इसी तरह हमने ये डिस्कशन को काफ़ी जो है, इफ़ यू कैन से, हमने काफ़ी प्रोलॉन्ग किया इस डिस्कशन को. बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में गए. साइक्लिक ग्रुप्स की बात की, अबिलियन ग्रुप्स की, नॉन अबिलियन ग्रुप्स की, बहुत सारे एग्जांपल्स की बात की. कुछ मैप्स डिफाइन किए, होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किए. फिर हमने उन सब की एग्जांपल्स देखी ढेरों. लेकिन सारी की सारी जो ग्रुप थ्योरी है वो इस एक स्टेटमेंट में आके आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से कंप्लीट हो जाती है कि जो भी ग्रुप, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े ग्रुप्स के, वो सारे सारे इधर आ रहे हैं. आप जो भी ग्रुप लेंगे वो आइसोमॉर्फिक होगा ग्रुप ऑफ परमुटेशंस के. ठीक है, ग्रुप ऑफ परमुटेशंस आपने देखे. आपने ग्रुप ऑफ परमुटेशंस में डिफरेंट ऑर्डर की परमुटेशंस देखी, वो सब के सब ग्रुप्स बनाए. हमने देखा उनमें से फिर डिफरेंट ऑर्डर्स के हम परमुटेशन ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं. जैसे हम ऑर्डर 2 का परमुटेशन ग्रुप तो जो है, हमें अपने देखा कि उसमें कोई ऐसा बहुत नई बात नहीं थी ऑर्डर 2 का परमुटेशन ग्रुप में. फिर ऑर्डर 3 के परमुटेशन हमने ग्रुप की बात की, तो उसमें हमने कहा कि वो ऑर्डर 3 का परमुटेशन ग्रुप S3 की बात की. ठीक है, तो S3 को हमने ये भी कहा कि वो S3 ऐसा ग्रुप है जो सेट, जो ग्रुप है सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, अब S3 की बात की. S3 में ऑर्डर 6 का एक ग्रुप मिला. लेकिन S3 के सब ग्रुप्स की बात करें तो ऑर्डर 3 का आपको एक सब ग्रुप मिल जाएगा, A3 उसमें से. फिर आप उसके मजीद कुछ सब ग्रुप्स फाइंड कर सकते हैं. उसमें ऑर्डर 2 के आपको भी 3 सब ग्रुप्स मिल जाएंगे. ओके, तो इसका मतलब है परमुटेशन ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के एग्जिस्ट करते हैं. ऑर्डर 1 का भी आपको परमुटेशन ग्रुप मिल जाएगा. ओके, सो ऑर्डर 6 का जो S3 है
उसी में से आपको ऑर्डर 1 के भी परमुटेशन ग्रुप्स मिल गए, ऑर्डर 2 के भी मिल गए, ऑर्डर 3 के भी मिल गए, ऑर्डर 6 के भी मिल गए। ठीक है, अब ऑर्डर 4 और 5 के S3 के अंदर कोई परमुटेशन ग्रुप्स नहीं है। फिर आप D8 ले लें तो D8 में ऑर्डर 8 का परमुटेशन ग्रुप आपके पास आ गया। लेकिन इसके इवन परमुटेशंस आप लेंगे तो वो भी आप चेक करें कि क्या ये ग्रुप बनाता है। तो इसके सब ग्रुप्स में आपको ऑर्डर 4 का मोस्ट प्रोबेबली सब ग्रुप मिल जाएगा। और फिर इसी तरह आप डिफरेंट ऑर्डर के परमुटेशन ग्रुप्स बना सकते हैं, हर ऑर्डर का परमुटेशन ग्रुप आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसी तरह इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप्स की बात करें तो इनफाइनाइट सेट्स की परमुटेशंस भी आप फाइंड कर सकते हैं और उनके फिर सब ग्रुप्स की बात की जा सकती है। तो जो भी आप ग्रुप लेंगे, जिस भी ऑर्डर का वो होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक परमुटेशन ग्रुप मिल जाएगा और हेंस वो जो ग्रुप होगा वो उस परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। तो बेसिकली स्टडी ऑफ ग्रुप थ्योरी इज द स्टडी ऑफ परमुटेशंस, राइट। सो ग्रुप थ्योरी में हम क्या परमुटेशन को स्टडी कर रहे हैं, परमुटेशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। परमुटेशंस कैसी होती हैं, वो मतलब कॉम्यूटेटिव भी होती हैं, परमुटेशन साइक्लिक कब होती हैं, सारी की सारी एक एलिमेंट से जनरेट कब हो रही होती हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम बेसिकली परमुटेशंस के बारे में आप कह सकते हैं इस ग्रुप थ्योरी में स्टडी करें। फिर ग्रुप की बात कर ली। अब जब आप परमुटेशन के ग्रुप से उस ग्रुप की बात करते हैं, सब ग्रुप की डिस्कशन भी इसी में आ गई। फिर बिलियन नॉन बिलियन ग्रुप्स की भी इसी में डिस्कशन आ गई और साइक्लिक वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट थे वो भी इसी में आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है आइसोमॉर्फिक का। तो आइसोमॉर्फिज्म हमने डिफाइन करने की भी वजह यही थी कि हम ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक कर रहे हैं ग्रुप ऑफ परमुटेशंस के। जब तक हमारे पास ये डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म की नहीं होगी हम इस स्टेटमेंट को स्टेट नहीं कर सकते। तो जो ग्रुप थ्योरी को करने के डिफरेंट एम्स हो सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन जब हमने इस क्लास में ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की थी तो जो मेरा इस कोर्स के लिए एम ये था कि मैंने ये स्टेटमेंट आपके सामने रखनी है इस थ्योरम की। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने रखने के लिए ही जो कुछ भी मैंने इस कोर्स में पूरे में किया वो इस स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए किया। ग्रुप थ्योरी की बहुत सारी और डायरेक्शंस हो सकती हैं। आप इस ग्रुप थ्योरी के ही कोर्स को बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में लेके जा सकते हैं। डिफरेंट लोग अगर ग्रुप थ्योरी करेंगे तो वो शायद डिफरेंट डायरेक्शंस में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ग्रुप थ्योरी में जब वो एक डायरेक्शन ये हो सकती है कि जब आप फाइनाइट ग्रुप्स की डिस्कशन स्टार्ट किया आपने, तो फाइनाइट ग्रुप की ही डिस्कशन को आप बहुत ज्यादा डेप्थ में कर सकते हैं और वो आपका ग्रुप थ्योरी का कोर्स होगा, राइट। सो सिर्फ आप फाइनाइट ग्रुप्स की डिस्कशन को आप आगे लेके चल सकते हैं और उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ मौजूद है। फिर एक डायरेक्शन, इसके अलावा बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं। आप इनफाइनाइट ग्रुप की थ्योरी को आप लेके चलते रहें। फिर इसमें और डायरेक्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी डायरेक्शन जो भी हमने पूरा कोर्स में किया, हमारी डायरेक्शन इस कोर्स के लिए ये थी कि हमने कैलेस थ्योरम स्टेट करना है, राइट। तो जितनी भी हमने कॉन्सेप्ट्स स्टेट किए वो सब के सब इसी थ्योरम तक पहुंचने के लिए थे। इसके अलावा हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई बात नहीं की। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमें इस थ्योरम को स्टेट करने के लिए यूज़ करने थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ लें हमने डिफाइन किए, राइट। तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि कैलेस थ्योरम इज अ वेरी वेरी नाइस थ्योरम। एक और पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें ग्रुप थ्योरी के कोर्स को लेके जाया जा सकता है वो ये है कि आप ऐसा ही एक थ्योरम आप ये भी स्टेट कर सकते हैं कि हर ग्रुप जो है वो एक मैट्रिक्स ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। अब ये परमुटेशन ग्रुप्स की हमने बात की, इसी का एक वर्जन आप बना सकते हैं इसी थ्योरम को यूज करते हुए ऑलमोस्ट, कि आप हर ग्रुप आपका जो है वो एक मैट्रिक्स ग्रुप्स के आइसोमॉर्फिक है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली मैट्रिसेस होते हैं। तो ग्रुप थ्योरी आपकी मैट्रिसेस की एक स्टडी का नाम है, ओके। आप ये भी कह सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक आपने करना होता है, या आप परमुटेशंस को बहुत ज्यादा डिटेल में करें और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें और फिर आप कैलेस थ्योरम स्टेट करें, या फिर आप मैट्रिक्स ग्रुप्स को बहुत ज्यादा डिटेल में और डेप्थ में करें और फिर आप इन द एंड दूसरा जो भी मैंने थ्योरम कहा उसको स्टेट कर दें। तो ये मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकती हैं ग्रुप थ्योरी में आगे जाने के लिए, ओके।
तो हम अपनी ग्रुप थ्योरी की डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं कि आपके पास जो भी ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक है ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस के, और परम्यूटेशन ग्रुप्स के अलावा आपके पास कोई और ग्रुप नहीं है। ओके, अब ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट्स की हमने बात कर ली। ग्रुप थ्योरी से आगे अब हम आपने कोर्स आउटलाइन अपनी देख चुके हैं, अब हम नए एक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है आपका रिंग्स का कॉन्सेप्ट। ओके, ये यहाँ पे जिन रिंग्स की बात हो रही है ये मैथमेटिक्स की रिंग्स हैं। ओके, सो ये कैसे होती हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी डिस्कशन हम थोड़ा सा आगे जाके अभी देखते हैं। पहले थोड़ी सी मोटिवेशन कि रिंग्स हमने क्यों डिफाइन करना चाह रहे हैं और इसका हमारे पास क्या मोटिवेशन क्या है। ओके, सो जब मैंने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट की थी तो मैंने आपको मोटिवेशन ये दी थी कि हम ग्रुप थ्योरी यूँ इसलिए स्टडी करना चाह रहे हैं कि ग्रुप्स हमारे पास ऐसे सेट्स हैं जिनमें हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर आपके पास कोई इक्वेशन हो, लेट्स से x प्लस 2 इज इक्वल टू आई डोंट नो मे बी 3, ठीक है। तो हमने कोई इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिनको यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह फिर मैंने आपको कहा था कि कुछ इस तरह की इक्वेशन भी होती हैं, 2x इज इक्वल टू 1, तो इनको सॉल्व करना है। तो ये सारे सेट्स के अंदर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को आप नेचुरल नंबर्स के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस इक्वेशन को आप राइट, सो यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर्स में इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स की आपको ज़रूरत होगी जो आपने यूज़ करने हैं, लेकिन वो नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे आप इस इक्वेशन को इंटीजर्स में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह डिफरेंट सेट्स में इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल होता है और डिफरेंट सेट्स में पॉसिबल नहीं होता है, राइट। सो यहाँ हमने बात की, फिर इसमें हमने बहुत डिटेल में इसकी बात की, तो हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की और काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस किया, राइट। अब हम इसी मोटिवेशन को लेके चलते हैं और देखते हैं कि हम रिंग्स की बारे में क्या बात कर रहे हैं और किस तरह की हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब हमारे पास लेट्स से कुछ इस तरह की इक्वेशंस हों, मे बी x प्लस लेट्स से ओके, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस तरह की इक्वेशंस आपके पास मौजूद हैं, अब आपने इसको सॉल्व करना है, राइट। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को डिफाइंड होना चाहिए ना, अगर ये डिफाइंड ही नहीं है इक्वेशन तो सोल्यूशन कैसे पॉसिबल होगा। ओके, अब आपके पास इसमें एक वेरिएबल है x, राइट। इस इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज हो रहा है x। अब आपने बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल x यूज हो रहा है ये किसी सेट में से आएगा ना, इस वेरिएबल की कुछ वैल्यूज होंगी वो किसी सेट में से आएंगी। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि इस वेरिएबल की जो वैल्यूज है ना वो नेचुरल नंबर्स में से आ रही हैं, राइट। तो क्या इसको मैं नेचुरल नंबर्स में सॉल्व कर सकता हूँ। पहले आपको पता है कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्यूशन में आई एम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफाइंड होना चाहिए ना, अगर ये इक्वेशन डिफाइंड ही नहीं है तो फिर इसके सोल्यूशन की बात तो हम बाद में करेंगे, राइट। अब x की वैल्यूज जो है किसी पर्टिकुलर सेट में आ रही है, राइट। अब ये x स्क्वायर हमने डिफाइन किया, इसका मतलब है x टाइम्स x, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं प्लस 2 टाइम्स x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलें इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखता हूं। मैं ये लिख सकता हूं x टाइम्स x प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैंने लिखा है, इसमें x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है ना, x टाइम्स x इज इक्वल टू x स्क्वायर, राइट। सो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास क्या है, ये बेसिकली x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0।
राइट। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको मैंने डिफाइन करना है। तो इस इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। सबसे पहले x और x जो है दो एलिमेंट्स है ना, x एक एलिमेंट है लेट्स से किसी सेट में से, तो x को मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x को मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट, एग्री। अब ये मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं तो मल्टीप्लिकेशन अगर उस सेट में से डिफाइंड होगी, अगर मैं x को s में से ले रहा हूं तो कोई s एक सेट है, उसके अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं होगी तो इस सेट में तो मैं इस इक्वेशन को नहीं लिख सकता। मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट्स की होगी तो इस सेट में लिखूंगा ना, x टाइम्स x। इसी तरह अब फिर x टाइम्स x भी लिखा है और इसमें प्लस x भी कर रहा हूं। इसका मतलब ये एक तो इस सेट में मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए और दूसरा इस सेट में एडिशन भी होनी चाहिए। ये दोनों में एंड है, दोनों चीजें होंगी तो ये इक्वेशन डिफाइंड होगी, अदरवाइज ये इक्वेशन इसकी तो सेंस ही नहीं बनेगी, राइट। अब ग्रुप तो ऐसे सेट्स होते हैं जिनके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, या एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या कोई और बाइनरी ऑपरेशन होगा, लेकिन होगा एक ही, ओके। लेकिन अब ये जो नई इक्वेशन मैंने लिखी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको डिफाइन करने के लिए मुझे एक नहीं दो बाइनरी ऑपरेशंस की जरूरत है, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक एडिशन का इस केस में। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ग्रुप्स अगर मेरे पास हों तो उसके अंदर मैं सारी इक्वेशन को मैं लिख भी नहीं सकता, तो सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, एग्री। मतलब अब ये इक्वेशन एक लिखी हुई है ना, ये किसी सेट्स के अंदर से इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर उस सेट के अंदर मैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों नहीं कर सकता तो मैं ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकता, मैं ये इक्वेशन लिख ही नहीं सकता, मैं सॉल्व इसको कैसे करूंगा, ओके। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक नहीं दो बाइनरी ऑपरेशंस की जरूरत होती है, ओके। दो बाइनरी ऑपरेशंस की जरूरत है। तो अब ऐसा तो कोई सेट हमारे पास अभी तक मौजूद ही नहीं है जिसके ऊपर हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशंस हों। तो इसका मतलब है ये सेंस बनती है कि हम कुछ ऐसे सेट्स की बात करें जिनके ऊपर एक की बजाय दो बाइनरी ऑपरेशंस हों, और वो बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ कोर्स सर्टेन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करते हों। अगर वो सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते होंगे तो फिर सॉल्यूशंस की तरफ जब हम बढ़ेंगे इन इक्वेशंस का तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, ओके। तो अभी हम सॉल्यूशंस की बात नहीं करते इक्वेशंस के, वो हमारे पास एक सेपरेट डिस्कशन है कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन किन सेट्स में एग्जिस्ट करेगा किन में नहीं करेगा। लेकिन जस्ट हम इसी पॉइंट के ऊपर रहते हैं कि जब भी हमें ऐसी इक्वेशंस को लिखने की जरूरत है जिसमें एडिशन भी आ रही है मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, तो ऐसी इक्वेशंस की सेंस बनाने के लिए हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशंस एक से ज्यादा होने चाहिए, दो बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए। अब जितनी भी आपने यूजुअल इक्वेशंस देखी हैं सिवाय लीनियर इक्वेशंस के जिनमें एक वेरिएबल होता है और वो आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होता, इसके अलावा जितनी भी आप इक्वेशंस देखेंगे उन सब में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों एक साथ परफॉर्म हो रही होती हैं, राइट। जितनी भी इक्वेशंस हैं सिवाय लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उनके अलावा जितनी भी आप इक्वेशंस लेंगे उन सब में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक साथ परफॉर्म हो रही होती है। इसका मतलब है एक बाइनरी ऑपरेशन इनफ नहीं है, एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन की बात करनी पड़ेगी, तब हमारे पास इन सब बाकी इक्वेशंस की सेंस बनेगी। सिर्फ लीनियर इक्वेशंस तो हम सॉल्व कर लेंगे और वो भी जस्ट वन वेरिएबल में, लेकिन जब मतलब इससे आगे डिस्कशन लेके चलेंगे और एक से ज्यादा वेरिएबल्स आएंगे और वो आपस में मल्टीप्लाई इंटरेक्शन कर रहे होंगे तो फिर इसका मतलब हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो हम जब हमारे पास इसका मतलब एक सेट होना चाहिए जिसके अंदर ये इक्वेशंस डिफाइन होनी चाहिए, फिर उनको डिफाइन होने के लिए हमारे पास उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए। दो बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए, कौन से? एक को चले हम कह देते हैं एडिशन और दूसरे को हम कह देते हैं मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अब
एक सेट है हमारे पास, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हमें लेने पड़ेंगे, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। ओके, एडिशन के केस में हम जितनी हमारी मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस हैं उनको हम अज्यूम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये सेट जो है, एडिशन की जो इक्वेशन है ना, उसका सोल्यूशन डेफिनेटली इसमें पॉसिबल होना चाहिए। ओके, तो हम कहते हैं कि ये जो सेट है ना, ये ग्रुप है अंडर एडिशन, यानी जो एडिशन वाली इक्वेशन थी जिसमें सिर्फ एडिटिव एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसका सोल्यूशन इसमें डेफिनेटली पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम पॉसिबल कंडीशन से, और फिर हम अपनी डिस्कशन को एक्सपैंड करते हैं, और हो सकता है कि हम, अगर हमारे पास हमारा डिजायर्ड पर्पस सॉल्व ना हो तो हम अपनी कंडीशंस को इंक्रीज कर दें लेटर ऑन। लेकिन वो सेट्स जिसमें ये इक्वेशंस डिफाइंड भी हों और उनका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता हो, उन सेट्स की हम बात नहीं करेंगे इस कोर्स में। वो आपका जो है ना एक सेपरेट कोर्स है, सेपरेट सेट्स हैं जिनको हम फील्ड्स कहते हैं। ओके, सो ये फील्ड्स का टॉपिक होपफुली आपने लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में देखा होगा या रियल एनालिसिस के कोर्स में देखा होगा। तो यहाँ पे हम इतने ज़्यादा कंडीशंस और इतने बड़े सेट्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एडिशन के केस में सारी पॉसिबल कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं। मतलब ये कि एडिशन के केस में जो इक्वेशन हम डिफाइन करें उसका सोल्यूशन डेफिनेटली पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में हम मिनिमम पॉसिबल कंडीशन से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हम इसको कहाँ लेके जा सकते हैं। ओके, सो मैं अब आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ रिंग की, और रिंग की डेफिनेशन में बेसिकली मैं ये जो अभी हमने थोड़ी डिस्कशन की, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि रिंग क्या होगी। एक सेट होगा, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस होंगे और फिर कुछ कंडीशंस होंगी। उन कंडीशंस को हम देखते हैं, और फॉर्मली रिंग की डेफिनेशन यह है, वो यहाँ पे गिवन है। तो रिंग क्या होती है? ये मैथमेटिक्स की रिंग है, अलजेब्रा की रिंग है। तो अलजेब्रा में एक रिंग होता है, एक सेट। ओके, अलजेब्रा की सबसे शायद खूबसूरत बात यह है कि अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे हम आसानी से जा सकते हैं, वो उसी के जनरलाइजेशन होता है, और फिर हम इसी तरह आगे जो भी हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट से जनरलाइज हो जाते हैं। उसी की फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है, ग्रुप का कॉन्सेप्ट फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसी में कुछ एडिशंस करने से हमारे नेक्स्ट सारे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो ये अलजेब्रा की शायद सबसे खूबसूरत बात है। ये एक फ्लो करता है, एक इफ यू वांट टू कॉल इट, जस्ट फ्लोज लाइक अ स्ट्रीम, राइट। सो इसमें हर कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से फॉलो होता है। ओके, अब रिंग्स का कॉन्सेप्ट है। रिंग में क्या है? ग्रुप में आपके पास एक सेट था, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन था, और बाइनरी ऑपरेशन सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता था, वो ग्रुप बन गया। ओके, लेकिन हम कंडीशंस के थ्रू डिफाइन कर देते हैं चीजों को, एक्सियम के थ्रू डिफाइन कर देते हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी के एक्सपीरियंस से आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशंस जो है ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं है, ये इनकी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कोई रीजन है इनके बिहाइंड जिसकी वजह से हम डिफाइन कर रहे हैं। ग्रुप जो है वो एक सेट और बाइनरी ऑपरेशन और कंडीशंस नहीं है, ग्रुप्स परम्यूटेशंस हैं। तो इसी तरह रिंग्स जो हैं वो हम जब भी डिफाइन करते हैं मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को, हम कोशिश करते हैं उनको एक्सियम्स की फॉर्म में कुछ कंडीशंस देके हम डिफाइन कर दें, लेकिन उसके बाद हम उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी इग्नोर नहीं करते, उनकी भी हम बात जरूर करते हैं। ओके, जैसे हमने ग्रुप्स के केस में किया। तो रिंग है आपके पास, रिंग क्या है? एक सेट है, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए, एक नहीं दो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अभी तक ग्रुप और रिंग के कॉन्सेप्ट में क्या चेंज आई है? बाइनरी ऑपरेशन दो हैं, सेट एक ही है, जो सेट था पहले वही सेट आप ग्रुप का सेट आप कंसिडर कर लें, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। अब ये बहुत नेचुरल है एक्सपेक्ट करना कि आपका जो सेट है उसके ऊपर एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी इक्वेशंस की, ज्यादातर इक्वेशंस में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो रही होती है। आपने अभी तक जब भी आपने कोई सेट लिया था, आपने अर्ली स्कूल डेज से आपने कहा था इसमें एडिशन भी डिफाइन करो, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करो, सब्ट्रैक्ट भी करो एलिमेंट्स को, डिवाइड भी करो। तो आप चार डिफरेंट चीजों की बात कर रहे थे, लेकिन मतलब ये कि इनमें से दो ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एडिशन और जो
सब्ट्रैक्शन है वो एक ही कॉन्सेप्ट है और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक ही कॉन्सेप्ट है, राइट, जब हम ग्रुप्स और इसके अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं। तो एडिशन का और सब्ट्रैक्शन क्यों एक है? क्योंकि एडिशन का मतलब ये है कि a प्लस पी और a माइनस पी, मतलब ये दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि a माइनस पी का मतलब ये है कि a में b का इन्वर्स ऐड करते हैं। ओके, सो ग्रुप्स में इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं तो a में b का इन्वर्स आप ऐड कर दें, तो ये एडिशन ही है, सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन ही है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन जब आपके पास डिफाइंड हो तो डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन ही होती है। इसका मतलब यह है कि आप a से b के इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, सो a टाइम्स 1 ओवर b हो जाएगा, तो a ओवर b आ जाएगा, राइट। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो हैं ये मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली इन दोनों के इक्विवेलेंट हैं। ओके, सो आपने जब भी आपने बात की स्टार्ट से, आपने नंबर्स आपको दिए जाते थे, आपको कहा जाता था इनको ऐड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, सो अब ग्रुप्स में हम एक ही काम कर सकते थे, या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में या उसको ऐड कर सकते थे या मल्टीप्लाई कर सकते, दोनों नहीं कर सकते थे एक ही टाइम में। ग्रुप के ऊपर एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है। ओके, लेकिन अब हम रिंग्स में आ गए हैं, रिंग्स की बात कर रहे हैं, तो अब हम सेट ले रहे हैं अपनी जरूरत के तहत, आई मस्ट से सेट्स ले रहे हैं जिनमें हम दो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नोटेशंस हैं, राइट। जैसे मैंने आपको कहा कि ये कुछ और भी बाइनरी ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे परमुटेशंस के केस में ये कंपोजिशन था, ये मॉड्यूलो एडिशन भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस दो डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन होने चाहिए। इन जनरल हम यूजुअली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही लिया करेंगे। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक सेट है, उसके ऊपर हम दो बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर रहे हैं। किस लिए डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि हमें जरूरत है, हम सेट्स पे एक से ज्यादा ऑपरेशंस करते आए हैं और हम ऐसा ही करना चाहते हैं कि एक सेट के ऊपर एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशंस हमें अलाउड होने चाहिए। ओके, सो रिंग क्या है? एक सेट है, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, और फिर फर्स्ट कंडीशन से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये जो सेट है ना, ये अबिलियन ग्रुप होना चाहिए एडिशन के अंदर। ओके, सो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, मतलब कॉम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए एडिशन के अंदर। तो R जो है उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है और ये ग्रुप है, और ये अबिलियन ग्रुप है, सिर्फ ग्रुप नहीं है, अबिलियन ग्रुप है। मतलब अबिलियन की प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बी इसमें होल्ड करनी चाहिए। ओके, सो एडिशन के अंदर हमने सारी मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस ले ली, आप कह सकते हैं। इसके अलावा एडिशन के अंदर हम ऐसा कोई कंडीशन नहीं ले सकते। तो एडिशन के अंदर हमने बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो इक्वेशंस हैं उन सब का जो अंडर एडिशन इक्वेशंस आए उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए इसके अंदर। ओके, फिर हम कह रहे हैं कि R जो है उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन की दो कंडीशंस हम सिर्फ ले रहे हैं, सिर्फ दो कंडीशन। एक ये कि वो क्लोज होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन की ही एक प्रॉपर्टी है। तो जब डॉट उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, तो सिर्फ हम एक कंडीशन फिर ले रहे हैं, सिर्फ एक कंडीशन ले रहे हैं। वो कंडीशन क्या है कि उसके एलिमेंट्स एसोसिएटिव होने चाहिए। बस सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो, हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हो। इसके अलावा हम कोई और इसमें कंडीशन अलाउ नहीं कर रहे। तो हम आप यूं कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हम मिनिमम पॉसिबल कंडीशंस ले रहे हैं, एडिशन के केस में हम मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस ले रहे हैं। ओके, तो रिंग क्या होती है? रिंग एक सेट है, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और अंडर एडिशन वो एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अंडर मल्टीप्लिकेशन उसको उसके एलिमेंट्स एसोसिएटिव होने चाहिए। डॉट उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है तो वो सेट क्लोज होगा। बाइनरी ऑपरेशन आपको ये एक प्रॉपर्टी देता है कि जब भी उसके ऊपर दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी उसी सेट में आएगा, अगर वो बाइनरी ऑपरेशन है तो। ओके, अब आपके पास दो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। ओके, एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है।
अब इन दो ऑपरेशंस का आपस में इंटरेक्शन भी आपने बताना है कि अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ करेंगे तो वो कैसे होगी, पहले एडिशन करेंगे या पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे या एडिशन करेंगे, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। ओके, सो इन ऑपरेशंस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस कहते हैं, आपको पता है, वो आप ये भी आप पहले देख चुके हैं। तो बेसिकली हम रिंग से कॉन्सेप्ट में कुछ नई बात नहीं कर रहे, हम ऑलरेडी जो हमारे नोन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं सेट्स में, हो सकता है आप में से कुछ जब हम ग्रुप्स पढ़ रहे हो तो हम क्वेश्चन खुद से कर रहे हो कि ये ग्रुप है, इसमें या तो एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये तो कुछ थोड़ी सी अननेचुरल सी बात कर रहे हैं कि हम दोनों ऑपरेशन एक सेट में एक साथ क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं कर सकते। तो हम कर सकते हैं जब हम हमारे नेक्स्ट अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जिसको हम रिंग्स कहते हैं उसमें आ जाए। तो इसके ऊपर फिर थर्ड कंडीशन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो भी होल्ड करने चाहिए। इनको हम आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या है, ये आपको इंटरेक्शन बताते हैं दो डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशंस के दरमियान। अगर आप पहले दो एलिमेंट्स को ऐड करें, उनको मल्टीप्लाई करें, पहले ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें, ये सेम है, पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर ऐड कर लें, ठीक है। बी प्लस सी पहले कर लें, उसको ए से मल्टीप्लाई करें, या ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या और ए को सी से मल्टीप्लाई कर लें फिर ऐड कर लें, दोनों एक ही चीजें हैं। और इसी तरह ये दूसरे साइड में लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर लें या राइट से मल्टीप्लाई कर लें, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आपके पास ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। मतलब एक सेट है, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। अंडर एडिशन ये एक अबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हो, और इसके साथ साथ इसका जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिव होने चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। और फिर लास्ट कंडीशन ये है कि इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं वो होल्ड करने चाहिए। अगर ये कंडीशंस ट्रू होंगी किसी सेट के ऊपर तो वो एक रिंग बनेगा, कि उसको हम रिंग कहेंगे। रिंग हमने इसको नाम दे दिया, तो इस तरह के जितने भी सेट्स आएंगे वो उन सबको हम एक ही नाम के अंडर, एक ही अम्ब्रेला के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम रिंग की बात कर रहे होंगे तो बहुत सारे डिफरेंट सेट्स की बात कर रहे होंगे, तो एक रिजल्ट जो रिंग के लिए ट्रू है वो बेसिकली सारे के सारे डिफरेंट जो भी अभी हम सेट्स देखें उनके लिए ट्रू है। ओके, सो यहाँ पे रिंग्स का कॉन्सेप्ट को हम मैं बार बार इसी चीज को रिपीट करता जा रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि रिंग क्या है, एक सेट है, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, उसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। अंडर एडिशन वो एक अबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ओके, हमारे पास एक और डेफिनेशन है, शायद कभी आपको ये काम आ जाए। सेमी ग्रुप क्या होता है? ये सेमी ग्रुप थ्योरी एक अगेन एक कंप्लीट फील्ड है मैथमेटिक्स की, लेकिन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इस डेफिनेशन को बगैर आपको बताए हुए, तो मैं आपको डेफिनेशन बता भी देता हूँ सेमी ग्रुप क्या होता है। तो सेमी ग्रुप ये है कि अगर आपके पास एक सेट हो S और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हो, बाइनरी ऑपरेशन हो डॉट, तो अगर S इज क्लोज्ड अंडर डॉट और दूसरी कंडीशन ये हो कि एलिमेंट्स ऑफ S आर एसोसिएटिव, मतलब ब्रैकेट चेंज का ऑपरेशन इसमें अलाउड हो, मतलब ये कि A टाइम्स B टाइम्स C इज इक्वल टू AB टाइम्स C, ठीक है। तो ऐसे सेट को हम सेमी ग्रुप कहते हैं। ओके, सो ये बहुत इजी आपके पास इसकी डेफिनेशन है। तो जैसे आपके पास कोई सा सेट हो, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन कर लें, मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी नहीं है, कोई सा बाइनरी ऑपरेशन हो, तो अगर वो बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के ऊपर क्लोज्ड हो और एलिमेंट्स उसके एसोसिएटिव हों सेट के, तो उसको हम सेमी ग्रुप कहेंगे। तो इससे क्लियर है कि हर ग्रुप सेमी ग्रुप होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कंडीशंस ट्रू होती हैं, इसमें तो कम कंडीशंस हैं, तो हर ग्रुप जो है वो एक सेमी ग्रुप होता है। तो अब लास्ट डिस्कशन को अगर मैं सेमी ग्रुप की फॉर्म में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि
आर एक रिंग है, अगर उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन हो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन जो है वो एक अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एक सेमी ग्रुप हो, और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। ओके, तो ये भी आप रिंग की डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि अंडर एडिशन वो एक अबिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप हो, और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हो, लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। ओके, तो अब अगर आप सेमी ग्रुप की एग्जांपल ऐसे सेमी ग्रुप की एग्जांपल देखना चाहते हैं वो जो ग्रुप ना हो, तो ऐसे भी सेमी ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर आप z की बात करें इंटीजर्स की अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये वेल नोन है कि ये एक ग्रुप नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंटीजर्स का सेट एक ग्रुप नहीं है। ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसके दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपको फिर एक इंटीजर ही मिलेगा। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास रिजल्ट एक इंटीजर ही आएगा। इसी तरह इंटीजर्स को आप डिफरेंट ऑर्डर्स में मल्टीप्लाई करें आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, या 2 हो और 3 टाइम्स 5 हो, अब दोनों का आंसर आप चेक कर लें, ये 6 और 6 5 30 होगा, और 5 टाइम्स 3 15 टाइम्स 2 30। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि किस ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर्स को। दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करें या गेन इंटीजर आएगा, और इसी तरह इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब वो एसोसिएटिव होते हैं। ओके, तो इसका मतलब यह है कि z डॉट जो है इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है और इसके एलिमेंट्स एसोसिएटिव हैं, इसलिए z एक सेमी ग्रुप है। अब इसके डिस्कशन में मैं ज्यादा नहीं जाता। तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई रिंग की। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अलजबरा की एक और बहुत खूबसूरत बात यह है कि अलजबरा के आप तकरीबन जितने भी कोर्स लेंगे ना, उनका सबका ऑर्डर सेम होता है। मतलब ये कि अगर आपने ग्रुप्स में एक कॉन्सेप्ट पहले डिफाइन किया ग्रुप का, तो फिर उसके बाद आप लेट्स से ग्रुप का कॉन्सेप्ट आपने डिफाइन किया, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स देंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सब ग्रुप का डिफाइन किया था, और फिर इसी तरह आगे चलते रहे, होमोमॉर्फिज्म आए, आइसोमॉर्फिज्म आए और सब कुछ। तो यही सब कुछ किसी भी अलजबरा के कॉन्सेप्ट के लिए यूजुअली इसी सीक्वेंस में चलता है। तो जब आपको एक कॉन्सेप्ट जो है, एक कॉन्सेप्ट किस अलजबरा का पता हो बहुत डिटेल में, तो आप बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को इजीली फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो वही ग्रुप्स की बातें हम इंशाल्लाह रिंग्स की टर्मिनोलॉजी में करेंगे, और होपफुली आपके लिए ये बहुत आसान होगा और बहुत क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, सो अब आपके पास नेक्स्ट बात हो रही है कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें। तो एग्जांपल्स में हम देखते हैं, लेट्स से हम एग्जांपल में बात करते हैं रियल नंबर्स की। ओके, और स्टार्ट करते हैं, चलें नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। एडिशन चाहिए इसके ऊपर, मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, ओके। अब नेचुरल नंबर्स के ऊपर एडिशन भी डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड है। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इसमें मैटर नहीं करता है। आप दो नेचुरल नंबर्स लें, उनको ऐड कर लें, आपके पास एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। दो नेचुरल नंबर्स लें, उनको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। राइट, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप ही नहीं होता है। नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन ये आपके पास ग्रुप नहीं बनाता है। ओके, सो इसके रिंग बनाने के तो फिर कोई चांस नहीं है। अंडर एडिशन ये बिलियन ग्रुप होगा तो हम रिंग की बात करें, ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है। बट नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप। ओके, सो ये एक सेमी ग्रुप है। आप दो नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा। इसी के साथ साथ जब आपके पास नेचुरल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, सो आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है, लेकिन ये आपके पास अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है, और हेंस नेचुरल नंबर्स रिंग नहीं बनाते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स प्लस डॉट इज नॉट अ रिंग। ठीक है,
ये आपके पास पहली एग्जांपल है जिसमें ये रिंग नहीं बनाते। जो ग्रुप्स नहीं है वो रिंग्स नहीं होंगे, जो अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है वो रिंग नहीं बन सकते, क्योंकि वो पहले उसको बिलियन ग्रुप होना होगा अंडर एडिशन, फिर उसके बाद आप रिंग की बात कर सकते हैं। ओके, फिर हम होल नंबर्स की अगर आप बात करें तो होल नंबर्स में अंडर एडिशन वो ग्रुप नहीं बनाएंगे तो वो रिंग भी नहीं बनाएंगे। ओके, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, वेल नोन एग्जांपल पे हम आ जाते हैं। इंटीजर्स का सेट है हमारे पास, इंटीजर्स का सेट हम ले रहे हैं और एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर एक है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एडिशन के अंडर z जो है ये एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। इट्स एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, और सेकंड में हम ये देख रहे हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन की जब बात करें तो अभी कुछ देर पहले हमने चेक किया कि z अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप भी है, तो अंडर एडिशन ये बिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज अगर होल्ड करें तो ये आपके पास रिंग की पहली एग्जांपल आ सकती है। राइट, सो अगर z के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करें तो ये आपके पास रिंग्स की पहली एग्जांपल होगी। और आपको ये पता है कि लेफ्ट स्लैश राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड इन z। इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं, ये हमें पता है। ये आपको कहाँ से पता है? ये आपको आपकी अर्ली क्लासेस से पता है, या आपको रियल एनालिसिस से पता है, या आपको आपके लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से भी ये इसका पता होगा कि इंटीजर्स के सेट में लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। राइट, सो इसके अंदर आपका बिलियन ग्रुप हमने प्रूव किया हुआ ऑलरेडी, z डॉट इसका सेमी ग्रुप हमने अभी कुछ देर पहले प्रूव किया, और लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं हमें अपने प्रीवियस नॉलेज से पता है कि इंटीजर्स के अंदर लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज दोनों होल्ड करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि z अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों अगर बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तो z प्लस डॉट इज अ रिंग। ठीक है, सो इट इज अ रिंग। सो हमारे पास रिंग की हमें पहली एग्जांपल मिल गई। इंटीजर्स का सेट है, उसके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर हम डिफाइन करेंगे, दोनों ऑपरेशन इसमें अलाउड हैं, तो ये सेट जो है इन दोनों ऑपरेशंस के अंडर एक रिंग बनाएगा। राइट, सो ग्रुप्स के लिए भी हमें पहली एग्जांपल जो हमने देखी थी वो इंटीजर्स का सेट था, और जो रिंग्स के केस में भी हमारी पहली एग्जांपल जो है वो इंटीजर्स का सेट है। ओके, अब इसके बाद इसकी मजीद एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल में हम zn की बात करते हैं। ओके, zn क्या है? आपको पता है इंटीजर्स मॉडुलो n का ये सेट है, और इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? इंटीजर्स को हम डिवाइड करें पॉजिटिव इंटीजर, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n से, तो आपके पास जो सेट आता है वो जो रिमाइंडर्स का सेट आता है वो zn है। इसकी हमने बहुत ज्यादा डिटेल देखी, एक से ज्यादा डिफरेंट डायरेक्शन से हमने इस सेट को स्टडी किया। तो zn का आपके पास सेट है। zn के ऊपर हमने एडिशन भी डिफाइन करनी है, मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करनी है, और देखना है कि zn एक रिंग बनाता है या नहीं बनाता। सो zn के ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं एडिशन भी, और हमने मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करना है। अब आपको ये पता है कि zn के ऊपर हमारे पास कौन सी एडिशन है, और उसी को लेके हम मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करेंगे। अब zn के ऊपर जो एडिशन है वो मॉडुलो एडिशन है, मतलब ये कि आपने कोई से दो एलिमेंट्स को zn में ऐड करना है, तो आपको मॉडुलो अरिथमेटिक से हम उसको ऐड करेंगे। मतलब इसकी एक अगर मैं स्मॉल एग्जांपल लेके पहले आपको अगर हम करके दिखाएं, होपफुली इससे क्लियर हो जाएगा। z3 आपके पास ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, और इसके ऊपर आपने मॉडुलो एडिशन करनी है। तो आपको पता है कौन सी एडिशन है, इसके ऊपर 1 + 1 जो है वो 2 ही होगा, 1 + 1 2 होगा, 1 + 2 जो है वो 3 है,
लेकिन 3 मॉडुलो 2 जो है वो आएगा आपके पास 0। तो 1 + 2 जो है वो 0 है इस केस में। ओके, सो इस केस में एडिशन आपको पहले से पता है कैसे डिफाइंड है, और आपको ये भी पता है कि Z3 जो है इज अ बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। Z3 जो है ये एक बिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। ओके, ये आपको पहले से पता है। अब हमने ये देखना है कि Z3 अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बनाता है या नहीं। ओके, इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन पहले तो डिफाइन करनी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करनी है? आपने 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है इस सेट में से। लेट्स से 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो 2 × 2 4 आएगा। तो 4 को आपने जस्ट मॉडुलो 3 कर देना। सो 4 मॉडुलो 3 जो है आपके पास आ जाएगा 1। ओके, इसी तरह आपने कोई से 2 और एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो आप फॉर एग्जांपल करेंगे 0 × 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 0, और 0 को आप कर देंगे मॉडुलो 2 मॉडुलो 3, तो ये भी आपके पास 0 आ जाएगा। फिर आप करेंगे 1 × 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, और 1 मॉडुलो 3 करेंगे आपके पास फिर 1 आ जाएगा। ओके, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइंड है Z3 के अंदर या Zn के अंदर भी। जब भी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, उनको मल्टीप्लाई कर लें और फिर आप उनके ऊपर मॉडुलो ऑपरेशन अप्लाई कर दें। राइट, सो 2 × 2 इन Z3 इज 1, और फिर इसी तरह 1 × 1 इज 1, 0 × 1 इज 0, और 1 × 2 जो है 1 × 2 जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा इन Z3। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। ओके, सो अब आपने ये देखा कि जब भी आप 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट Z3 में ही आता है। अब आप ये चेक कर सकते हैं कि Z3 के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव है। ओके, अब इसमें आपने चेक करना है, तो इसमें आप 3 एलिमेंट्स को इसमें लेने पड़ेंगे। तो सबसे शायद जो नॉन ट्रिवियल केस है वो यही है कि 2 को आप 3 टाइम्स ले लें, 2 × 2 और मे बी टाइम्स 1। ओके, सो जस्ट टू डिफरेंशिएट। अब 2 × 2 आपके पास हो जाएगा 4, 4 × 1 4 हो जाएगा। 4 मॉडुलो 3 क्या आ जाएगा? 4 मॉडुलो 3 1 आ जाएगा। फिर आपके पास है नेक्स्ट में हो जाएगा 2 × 2 × 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 2, so that's 4 मॉडुलो 3 1 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट्स एसोसिएटिव हैं, ये आपके पास चेक करना कोई इतना मसला नहीं है। तो इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये जो सेट है ये क्लोज्ड भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब है Z3 जो है एक सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो Z3 अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप। Okay, so Z3 under multiplication is a semi group और Z3 under addition is an abelian group। और फिर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की अगर आप बात करना चाह रहे हो, तो इसके ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज अगर हम चेक करें, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैं यहाँ पे आपको इस साइड पे चेक कर देता हूँ। ये इतना हार्ड नहीं है, बहुत आसान सी बात है। आपने अगर एलिमेंट्स लें लेट्स से 2 टाइम्स लेट्स से 2 + 1, तो ये सेम होना चाहिए 2 × 2 + 2 × 1 के। राइट, सो ये सेम होना चाहिए। अब इस साइड से आप देखें तो 2 × 2 + 1 ये 3 हो जाएगा। 3 × 2 क्या है? 6, 6 मॉडुलो 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। ओके, फिर आप इस साइड की बात करें, 2 × 2 4 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, और फिर 6 मॉडुलो 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, सो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे होल्ड करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। दूसरा सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप प्लीज खुद चेक कीजिएगा। ये अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, ये सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं, तो Zn जो है इज अ रिंग। ठीक है, Zn अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक रिंग है। ओके, सो ये एक और एग्जांपल हमें रिंग की मिल गई। 2 एग्जांपल्स हो गए हमारे पास।
पहली एग्जांपल ये है कि हमने इंटीजर्स का सेट लिया, उसके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, उसमें हमने चेक किया तो हमें ये पता चला कि वो एक रिंग है। इसी तरह Zn की बात की, Zn अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी एक रिंग है। ओके राइट, सो नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये एग्जांपल है n क्रॉस n मैट्रिसेस है हमारे पास, एंट्रीज इसकी रियल नंबर्स में से आ रही है। ओके अब एंट्रीज इसमें इसकी किसी और सेट में भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं और इंटीजर्स में से एंट्रीज आ रही हैं। ओके सो इसी सेट की बात करते हैं पहले। इस सेट में क्या हो रहा है, अब आपको ये पता है कि आप मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हैं और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ओके आपको ये पता है हमारे ग्रुप थ्योरी के पोर्शन से कि अंडर एडिशन ये जो सेट है ये एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। ठीक है, ये एक अबिलियन ग्रुप है। ओके फिर n क्रॉस n मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमने चेक किया था, ये आपने देखा था ये ग्रुप तो नहीं बनाता है। ओके ये ग्रुप नहीं बनाता है, लेकिन इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि जब दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक और मैट्रिक्स आएगा। n क्रॉस n मैट्रिसेस के दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लीनियर अलजेब्रा से भी आपको इस बात का बहुत बखूबी अंदाजा होगा कि दो n क्रॉस n मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपके पास रिजल्ट एक n क्रॉस n मैट्रिक्स आएगा। ओके सो ये सेट क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। इन जनरल आपको ये पता है कि a टाइम्स b टाइम्स c इज इक्वल टू a टाइम्स b टाइम्स c, तो ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ इस पे होल्ड करता है। आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फिर एक n क्रॉस n मैट्रिक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसका मतलब है ये जो सेट है दिस इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है, ये सेट एक सेमी ग्रुप है। ओके वेरी गुड। सो अंडर एडिशन ये एक अबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप है। तो ये हमें दो चीजें चाहिए थी, जो सेट है हमारे पास वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, और अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास एक सेमी ग्रुप होना चाहिए। फिर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करने चाहिए। आपने ये देखा था कि जब आप लीनियर अलजेब्रा कर रहे थे तो आपके पास मैट्रिक्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। तो ये आपको फिर वेल नोन फैक्ट में यूज करूंगा, a इंटू बी प्लस सी इज सेम एज ए बी प्लस ए सी। ठीक है, और इसी तरह आपको ये भी पता है कि a प्लस बी इंटू सी इज सेम एज ए सी प्लस बी सी। ओके तो इसके ऊपर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो जो n क्रॉस n मैट्रिसेस का सेट है वो अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, ये एक सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और फिर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। ओके सो ये आपका ये एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है आपके पास फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स। तो ये एक रिंग है। ठीक है, तो अब आपके पास तीन एग्जांपल्स होंगी रिंग्स की, एडिशन के अंडर और मल्टीप्लिकेशन के अंडर इंटीजर्स का सेट, फिर Zn एक रिंग है, और n क्रॉस n मैट्रिसेस n क्रॉस n मैट्रिसेस का जो सेट है वो भी आपके पास एक रिंग है। अब इसमें अगर m क्रॉस n मैट्रिसेस अगर आप लेंगे तो वो फिर उसमें आपको पता है क्या यूजुअल प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके पास एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉसिबल नहीं होती है। वो कोई कंडीशन अगर आप अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के साइज के ऊपर तो तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो फिर उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो m क्रॉस n मैट्रिसेस अगर आप लेंगे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे, तो फिर मल्टीप्लिकेशन में आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी। ओके सो उसके रिंग होने के बारे में मैंने ऑलमोस्ट आंसर कर दिया, लेकिन आप इसको देखिएगा कि m क्रॉस n मैट्रिसेस का जो सेट है, रियल नंबर से एंट्रीज आ रही हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या वो एक रिंग बन सकता है या नहीं। ओके सो कुछ एग्जांपल्स हमने देख ली रिंग्स की। अब आज के लिए हम इस डिस्कशन को यहीं पे समेटते हैं। हम
मैं आपके लिए कुछ दोबारा इनको रिपीट कर देता हूँ जो चीज़ें हमने आज के लेक्चर में की हैं, और फिर इंशाल्लाह इसी रिंग्स के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आगे चलेंगे। कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ मज़ीद कॉन्सेप्ट्स जो रिंग्स के से रिलेटेड हैं उनकी बात करेंगे इंशाल्लाह। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फिर वही ग्रुप थ्योरी की डिस्कशन का लास्ट पार्ट फिर से रिपीट किया थोड़ी देर के लिए, और ग्रुप थ्योरी की डिफरेंट डायरेक्शंस की बात की। कैलस थ्योरम हमने दोबारा देखा कि हर ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक है ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस के। ओके राइट, फिर उसके बाद हमने एक नए कॉन्सेप्ट की बात की जिसको हमने रिंग कहा। अब रिंग क्या है, कुछ मोटिवेशन की बात की आपके लिए मैंने कि एक सारी इक्वेशंस जो हैं वो सिर्फ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं होती, उनका मिक्सचर भी हो सकता है, तो एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन एक सेट में हमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो फिर हमने कहा रिंग एक ऐसा सेट है जिसके ऊपर दो ऑपरेशन हैं, एक एडिशन का एक मल्टीप्लिकेशन का, या इसके अलावा कोई दो बाइनरी ऑपरेशंस। यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि एक सेट एस है जिसके ऊपर, या आर है जिसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एक एडिशन का एक मल्टीप्लिकेशन का। वो सेट अंडर एडिशन जो है वो एक अबिलियन ग्रुप बनाता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप बनाता है, और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हो तो हम उस सेट को एक रिंग कहेंगे। ओके, सेमी ग्रुप कैसे डिफाइन किया था, एक सेट एक सेमी ग्रुप होगा अगर उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हो आपके पास कोई सा, और उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर वो सेट क्लोज हो और फिर उसके एलिमेंट्स एसोसिएटिव हों तो उसको हम सेमी ग्रुप कहेंगे। ओके, सो रिंग क्या है, रिंग एक सेट है, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, और वो सेट अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप है, और फिर उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं तो हम उसको एक रिंग कहेंगे। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी इसकी देखी, जैसे रिंग की एग्जांपल्स में हमने देखा कि इंटीजर्स का जो सेट है उसके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर हम डिफाइन करें तो वो आपके पास एक रिंग बनाएगा। फिर हमने एक एग्जांपल देखी Zn की, Zn के ऊपर एडिशन डिफाइन की, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन की, हमने कहा Zn भी एक रिंग है। और फिर फाइनली हमने एक एग्जांपल देखी n क्रॉस n मैट्रिसेस का सेट हमने लिया, एंट्रीज रियल नंबर्स में से आ रही थी, उसके ऊपर एडिशन भी हम ऐड भी कर सकते हैं, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर हमने ये शो किया कि n क्रॉस n मैट्रिसेस जो हैं वो भी एक रिंग बनाते हैं। इससे पहले हमने दो एग्जांपल्स ऐसे सेट्स की भी देखी थी जो रिंग्स नहीं बनाते हैं, तो उसमें कौन सी एग्जांपल्स थी, आप नेचुरल नंबर्स का सेट ले लें, वो एक रिंग नहीं बनाएगा क्योंकि वो एक अबिलियन ग्रुप नहीं है अंडर एडिशन। और इसी तरह आप होल नंबर्स का सेट ले लें, वो भी आपके पास एक रिंग नहीं बनाएगा क्योंकि वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप ही नहीं है। ओके, तो अब हम इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम रिंग के ही कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे, कुछ मजीद एग्जांपल्स करेंगे और कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिंग्स के लिए हम बिल्ड करेंगे। रिंग्स की थ्योरी को हम इंशाल्लाह मजीद डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप कि ये नया कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। सो thanks again, or thank you for your time and patience, and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you very much.